नमस्कार। आज मेरे पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे साथ विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, जो एक अखिल भारतीय संस्थान है, उसमें विद्या भारती संस्थान में डॉक्टर रामेंद्र सिंह आज हमारे गेस्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती का एक अनुपम योगदान है भारतीय परिशिष्ट में। और शिक्षा की बात जब भी आती है तो खास तौर पे मैं कह पाता हूँ कि विद्या भारती स्कूली शिक्षा की बात करता है। और स्कूली शिक्षा के साथ साथ और बहुत जो बड़ी बात होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका आज के दिन बहुत बड़ा योगदान है, वो है कि वो संस्थान है या वो संगठन है जो राष्ट्रीयता, संस्कृति, नैतिक मूल्यों की बात अपने फंडामेंटल एजुकेशन में बात करती है। नमस्कार रामेंद्र जी, आज नमस्कार। हमारे शो में आए, हमें हमारे लिए बड़ा ही खुशी का विषय है। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही जाता है, तो रामेंद्र जी, इस संस्थान के बारे में एक छोटा सा मेरे दर्शकों को ये बताइए कि ये संस्थान का रूप क्या है, क्या कर रही है, और शिक्षा जहाँ जुड़ती है तो उसका महत्व अपने आप बहुत बड़ा हो जाता बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विद्या भारती का पूरा नाम विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान। अ, ये वो स्थान है जो कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसका ये मुख्यालय है। यहाँ से जो कार्य चलते हैं उनमें मुख्यतः शिक्षा के साथ साथ हम संस्कारों को कैसे बल दे सकें। हमारा जो देश है, समाज है, उसके अंदर हम संस्कार, संस्कृति, जीवन मूल्य, या इसको यूँ कहें कि हम संस्कृति बोध की भावना को कैसे प्रबल कर सकें, उसके लिए काम करता है। किंतु हमारा जो एक बड़ा विशाल संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में, आपने जैसा बताया कि स्कूली शिक्षा में तो केवल स्कूल ही नहीं, वो विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ है, आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। है। अच्छा। यानी विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उसकी एक रजिस्टर्ड बॉडी है। अच्छा। और 1946 में कुरुक्षेत्र में जो श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास भी परम पूज्य श्री गुरु जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने प्रारंभ किया था। और उसके बाद 1952 में विधिवत स्थापना हुई विद्या भारती की, और अच्छा। गोरखपुर से इसकी अलग जगी। और वह जो विद्यालय संगठनात्मक ढांचे के बाद स्थापित हुआ था, तब से लेकर के और आज निरंतर ये श्रृंखला चल रही है। और देश भर में आज बहुत हजारों की संख्या में विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, दोनों प्रकार के संस्थान चलते हैं। कुल संख्या अगर इसकी हम देखेंगे तो आज ये लगभग 21,500 पार कर गई है। अच्छा रामेंद्र जी, इतनी बड़ी संस्थान और इतना बड़ी सिस्टम को विद्या भारती किस तरीके से इसका बेसिकली इसको कैसे मैनेज करती है? क्या ये अपने आप में एक स्वयं संचालित मतलब संगठन है, या किस प्रकार से ये इसका सारा सिस्टम चलता है? थोड़ा हम जानने, हमारी एक क्वेरियोसिटी है, हाँ, कि ये होता कैसे है। सौरभ जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। हम्म। और अभी इसका एक जवाब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया जी। कि एक ऐसा संगठन है जो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और एक अलग प्रकार से काम कर रहा है। जी तभी। अलग प्रकार से इसलिए कि देखिए, जहाँ तक समाज के शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, संपूर्ण समाज को शिक्षित करने का दायित्व स्वयं समाज का है और सामाजिक संस्थाओं का है और शासन का है। बिल्कुल। इसमें कोई एक संगठन कहे कि हम पूरे समाज को प्रशिक्षित कर देंगे, ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि विद्या भारती जैसे जो संगठन है, वे इस देश के अंदर जहाँ भी उनकी पहुँच है, वहाँ एक मॉडल तो खड़ा कर ही सकते हैं, जो केवल कोरा अक्षर ज्ञान, केवल साक्षरता देने तक सीमित ना हो। वह एक इस प्रकार का नागरिक का निर्माण करे जो सर्वगुण संपन्न हो, जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ाव रखने वाला एक देश का महान नागरिक बन करके तैयार हो।
तो इस दिशा में विद्या भारती काम करती है कि शिक्षा के साथ साथ उसको समाज के साथ समरस होकर के काम करने की भावना को कैसे उसको प्रबल किया जाए, जिससे कि वो जो उसकी शिक्षा है वह इस देश के लिए काम आए, इस समाज के लिए काम आए, केवल अपने परिवार तक केंद्रित ना क्या बात, बहुत बढ़िया। रामेंद्र जी, अब इसी में से एक बात मेरी निकल के आती है, क्योंकि ये शिक्षा की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ शिक्षा के अंदर आती चली जा रही है, और हमारा खुद का मानना ये है कि जब टेक्नोलॉजी काम करने लगती है, तो जो हमारी फंडामेंटल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है और आज के दिन की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, तो इसका सम्मिश्रण आपने कैसे मिश्रण किया, या हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स आउट? मतलब हमारा यहाँ एक सवाल उठता है, क्योंकि आपने जो संस्था का ढांचा बताया, या जिस फंडामेंटल्स के साथ आप ये लेके चले थे, तो वहाँ कहाँ आज आप सिंक्रोनाइजेशन देख पाते हैं इस दोनों सिस्टम्स का? ये संगठन अपने स्थापना काल से धीरे धीरे विस्तार लेने प्रारंभ किया। और जब धीरे धीरे कोई चीज़ विस्तार लेती है तो जैसी जैसी समाज के अंदर तकनीकी प्रगति होती है तो उनको धीरे धीरे अपनाते हुए आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे देश का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे जितनी प्रकार की आज संसाधन उपलब्ध हैं वो उन सब को लेते हुए विद्या भारती के विद्यालय भी आगे बढ़ रहे हैं। और उन बच्चों को भी उस प्रकार की सब मूलभूत जो सुविधाएं हैं वह, और उनके साथ साथ जो अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वह प्राप्त हों, उसके लिए दो तीन प्रकार के कार्य विद्या भारती कर रही है। अच्छा। सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चे पढ़ करके निकल गए, जी। यानी जिनको हम एलुमनाई कहें, हम उनको पूर्व छात्र कहें, तो इस जी। प्रकार के जो हमारे विद्यार्थी हैं, पुरातन छात्र कहें, जी। तो ये सब विद्यार्थी यहाँ से निकलने के बाद भी विद्या भारती के साथ उसके कामों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो जी। अपने जो बचपन है उसको कभी भूलता नहीं है, तो उसके बाल्यकाल की शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा कहाँ जी। हुई, वो उसके जी। साथ अपना लगाव रखता है। बिल्कुल वो इसमें। कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाएगा, तो अपने बच्चों को लेके जाएगा कि नहीं वो मैं यहाँ पढ़ता था। जी, बिल्कुल और बिल्कुल। एक उत्सुकता भी रहती है उस नहीं, परिवार बिल्कुल। के मैं सदस्यों में आपको एक छोटी सी बात रहती बताता है। हूँ। मैं अभी पिछले दिनों हिसार गया, तो मेरी शुरू की शिक्षा हिसार में हुई। हम्म, तो जब मैं उस सड़क के सामने से निकल रहा था, तो अचानक मुझे अपना स्कूल दिखाई दिया। तो मैंने अपने मित्रों को कहा कि नहीं, आप यहाँ रुके, मैं 2 मिनट के लिए अपने स्कूल में जाना चाहता हूँ। और मैंने वहाँ पे एक चित्र लिया अपना, और फिर मैंने अपने अपने मित्रों के साथ उसको शेयर किया। तो इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो थी, वो सभी मित्रों में, मेरे जो क्लास हम्म। फेलोज में थी, वो मैं उसका बयान मैं कर नहीं सकता कि इतना आनंद आया। इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी। रामेंद्र जी, एक और बात, हमारे यहाँ शुरू से एक बात रही कि भी कैसे हम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा स्कूल एजुकेशन में, और ख़ास तौर पे जो हमने सारे सिस्टम्स को रन करने के लिए देखा, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, इंग्लिश का चलन, इंग्लिश भाषा को लेके चलना, और अब देखा भी जाए तो ये बहुत ही यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है। तो आपके शिक्षा प्रणाली में या पद्धति में विद्या भारती ने इस भाषा को किस तरीके से अपनाया है, या इसका क्या सिस्टम चल रहा है, या आपके बच्चे कितने हद तक इस पूरे सिस्टम में अपने आप को लेके आ पा रहे हैं? विद्या भारती में मैंने भी जैसी चीज चर्चा की है कि जिस प्रकार से इसका निरंतर विकास हुआ है, तो जिन संसाधनों की समाज को आवश्यकता हुई और उपलब्ध होते गए उन सब का उपयोग किया है। जैसे जैसे भाषा की आवश्यकता पड़ी तो मुख्यतः विद्या भारती के जो विद्यालय हैं, जैसे मैंने बताया कि लगभग आज 21,514 शिक्षा केंद्र संपूर्ण देश में विद्या भारती के चलते ठीक हैं। है। ठीक है। और ये सभी शिक्षा केंद्र देश के विभिन्न भागों में हैं। उसमें पर्वतीय क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और समुद्र के किनारे का क्षेत्र भी है। जब इस प्रकार की बात आती है तो पूरे देश में किसी एक भाषा को लेकर के और जो सिलेबस है वो उन सब की अभी एक जैसी स्वीकार्यता नहीं है। तो जिस राज्य में विद्यालय चलते हैं, प्रयास ये होता है कि वहाँ की जो मातृभाषा है अच्छा। उसको फोकस करके, क्योंकि जो परिवेश वहाँ का है समाज का, वह जो उनकी अपनी भाषा है जी। उसके अंदर ही वो अधिक प्रकार से, अधिक सुगमता से उन चीज़ों को समझ पाते हैं, और जिस भाव में वह है, जिन शब्दों में है, उनको उस भाव में समझ पाते हैं। जी। परंतु
जहाँ तक बात आपने विशेष रूप से रेखांकित किया है अंग्रेजी भाषा को, तो विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन किसी भी मायने में पीछे नहीं हैं। जी। वे हिंदी तो पढ़ते ही हैं, साथ जी। में अपनी जो मातृभाषा है उसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं, आपस में बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु अंग्रेजी भी उनको बहुत अच्छी प्रकार से बोलनी, लिखनी, समझनी आती है। और उसका जीता जागता प्रमाण है कि विद्या भारती के जो पुरातन छात्र हैं, उनमें जब बात आती है तो चाहे किसी इसरो साइंटिस्ट की बात आती हो, उनमें प्रमुखता से वो देखने को मिलते हैं। चाहे आज रक्षा क्षेत्र में रफाल उड़ा के लाने की बात आती हो, उसमें भी विद्या भारती के विद्यार्थी दिखाई देते हैं। हाँ, और इसमें इस कोई दो राय नहीं। ऐसे कोई ऐसे दो ही राय शिक्षा क्षेत्र के अंदर जब भी आप देखेंगे तो अनेकों नाम ऐसे हैं जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े संस्थानों में आज एक अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षाविद के रूप में देश का नाम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। पत्रकारिता जगत में भी आज बड़ी अच्छी मात्रा में राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर हमारे विद्यार्थी जो हैं वो निकल करके सामने आते हैं। और उद्योग जगत में बहुत स्थापित है। आज ये आंकड़ा मैंने बताया कि जो एलुमनाई का जो संगठन है, वह 10 लाख से ज़्यादा पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उसमें अरे कितने इंजीनियर होंगे और कितने वैज्ञानिक होंगे, कितने विभिन्न प्रकार के उद्यम करने वाले हैं, और केवल भारत में ही नहीं, जी। एक बड़ी अच्छी मात्रा में पूरे विश्व के अंदर वो लोग रहते हैं। रामेंद्र जी, कला और विरासत की बात, क्योंकि आपके यहाँ मैंने ये सुना है या मैंने मुझे पढ़ने को मिला है कि विद्या भारती इस पे काफी हद तक अपना एम्फेसिस करती है। तो इस विषय पे थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा अपना संज्ञान बताते हैं कि भाई कला और विरासत पे विद्या भारती का कितना काम हो रहा है या उस पे। ये जो अपना विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ, तो इसकी संकल्पना भी प्रारंभ से यही थी कि इसको हम जो कला का जगत है उसके अंदर इसको आगे बढ़ाएं। जी। और केवल कला ही नहीं, जब कला की बात आती है तो उसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और साहित्य, वह भी अपने आप में एक कला ही है। जी। क्योंकि जब तक डायलॉग नहीं लिखा जाएगा तब तक नाटक और मंचन कैसे नहीं हो होगा? पाएगा, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना? जी। जी। जब तक अच्छे गीत नहीं लिखे जाएंगे तब तक फिल्म के अंदर वो संगीत कैसे संगीतबद्ध करके उनको कैसे ले जाके जाया जाएगा? जी। तो इस दृष्टि से अपना जो ये संस्थान है, इस संस्थान में बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं। लेखन की कला बच्चों के अंदर खूब अच्छे से आए और वे अपनी बात को ठीक प्रकार से कह सकें, प्रभावी शब्दों में कह सकें, उसके लिए विद्यालय स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक निबंध जी। प्रतियोगिता का आयोजन होता है। वाह, बहुत और अच्छी। केवल आयोजन नहीं होता है, तो विद्यालय, संकुल, प्रांत और उसके बाद जोनल लेवल पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्यार्थी चुने जाते हैं उन सबको हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। तो बहुत ये कार्य यहाँ इस कुरुक्षेत्र कार्यालय से होता है। अच्छा। तो केवल विद्यार्थी नहीं, तो जो आचार्य वर्ग है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है, जी। उनमें भी उनके निबंध आते हैं और उसमें से फिर उनका मूल्यांकन करके और सर्वश्रेष्ठ 11 निबंधों को पुरस्कृत किया जाता है। और आप। इसमें जी। विशेष बात यह है कि जो विद्यार्थी भैया बहन हैं, जी। उनको अपनी मातृभाषा में निबंध लिखने की भी छूट रहती है। क्या बात है, मतलब वो बस। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो पूरी छूट है, वो किसी भी भाषा में लिखें, उनका मूल्यांकन करने में हमारी टीम बहुत सक्षम अच्छी है बात। और वो बहुत उसके बढ़िया लिए। बात। रामेंद्र जी, मुझे मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे पता आपकी पब्लिकेशंस बहुत हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, ये पब्लिकेशन पे कितना काम और किन किन क्षेत्रों में ये पब्लिकेशन होता है। आज इस संस्थान से लगभग 200 प्रकार की पुस्तकें, यानी पुस्तक साहित्य जगत की भाषा में करें तो 200 टाइटल छपते हैं। अच्छा। और वे इस प्रकार के हैं कि वे पूरे देश में जाते हैं और बड़ी अच्छी मात्रा में जाते हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी संख्या ही कोई 3 लाख, 3.5 लाख इस प्रकार की अच्छा। रहती है। अच्छा। कुछ सामयिक विषय होते हैं, जैसे अभी अहिल्याबाई होलकर का चल रहा है, इसी पिछले वर्ष अभी स्वामी दयानंद जी का था। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण वर्ष आते हैं, उन पर उनसे संबंधित, उन महापुरुषों से संबंधित साहित्य भी प्रकाशित किया जाता है। और वह उसका कोशिश ये रहती है कि वो कम मूल्य पर देश भर में जाए। जैसे अच्छा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उस बात देश भर में कैसे लागू हो, उसको पढ़ाने के लिए क्या पद्धति हो। तो विद्या भारती चूंकि बहुत वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही थी,
तो उसकी जो अपनी एक अभिनव पंचपदी अधिगम पद्धति थी, उसको लेकर के साहित्य तैयार हुआ, उसकी पाठ्य योजना तैयार हुई और उन सबको विद्या भारती के प्रत्येक आचार्य तक पहुँचे, उसके लिए योजना पूर्वक कार्य करके प्रकाशित करके उनको भेज दिया गया। अच्छा। इस शिक्षा नीति में भी विद्या भारती के जो सुझाव थे वे लगभग सब मान्य हुए हैं। अच्छा। और उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो काम चल रहा है और विद्यालय शिक्षा में काम चल रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो नया पाठ्यक्रम और अन्य चीज़ें जो अ, चल रही हैं, उसके अंदर सम जितना योगदान हो सकता है अधिकतम विद्या भारती अपने अपने स्तर पर कर रही है। नहीं, मैं अब आप नई शिक्षा नीति पे अपनी बात को ले आए तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सवाल जरूर पूछना है। अब मेरा मैंडेटरी सवाल हो गया रामेंद्र जी, कि नई शिक्षा नीति में और नई शिक्षा नीति के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि नई शिक्षा नीति का जो सबसे मेजर एम्फेसिस है वो स्किल डेवलपमेंट पे है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी संस्थान और उसके अंदर आपके जो शिक्षक हैं वो वर्ग, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ग, वो इसको किस प्रकार ले रहे हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है नई शिक्षा नीति को लेकर। और राष्ट्र तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। हम्म। एनईपी के कारण से लोगों को लगता है कि नई शिक्षा नीति है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता होगा। हाँ। परंतु ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका जो शब्द है, वो और एक्चुअल में वह वही है। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही है। हाँ। और हमें वास्तव में उसी को बोलना चाहिए। हाँ, कहना भी वही नहीं चाहिए। तो नहीं तो क्या होगा कि वो भारत और इंडिया और करते करते वो ऐसा लगता है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो अब हम सब जाए। ने तो तय कर लिया कि हाँ, नहीं, भारत है तो भारत ही बोलेंगे। भारत ही गए। और इतना ही नहीं, अभी एक विषय आता है जैसे कि वो आई के एस हाँ। यानी इंडियन हाँ। नॉलेज सिस्टम। हाँ। तो हम तो प्रबल पक्षधर हैं कि नहीं, उसको भारतीय ज्ञान की परंपरा को ही प्रयोग किया जाए। जी बहुत जी। अच्छा शब्द है अपने आप में, उसको जी जिसे जी किसी जी। भी भाषा में लिखे। नहीं। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, उसमें आपने कौशल विकास की बात की है, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान को कौशल विकास के लिए भी मान्यता प्राप्त है। अच्छा। विद्या भारती अपने कौशल विकास के केंद्र देश भर में जहाँ चाहे स्थापित कर सकती है, और अच्छा। उनको शासन से संपूर्ण मान्यता प्राप्त होकर के उनको उसी व्यवस्था के उसी नियम विधान के अंतर्गत चला सकती है। अच्छा। ये एक प्राइवेट संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसे दो राय ही कौशल विकास की दृष्टि से जैसे सीबीएसई को एसजीएफआई ने मान्यता दी हुई है, नहीं। जी। और ऐसे ही विद्या भारती को भी एसजीएफआई ने एक संगठन के रूप में मान्यता दी है। विद्यालय स्तर से लेकर के उसमें भी प्रतियोगिताएं होती हैं, और तमाम प्रकार के खेलों में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो निकल करके जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अच्छा। तो उसको भी उतनी ही मान्यता उस प्रकार से दी हुई है। तो मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुझे रामेंद्र जी थोड़ा आपके एक्सपोजर का पता है, तो मैं अब आपको थोड़ा उससे अलग, शिक्षा नीति से अलग, अब मैं संस्कृति की ओर लेके आना चाहता हूँ। भारत में या हमारे हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में एक बड़े प्रबल सी बात थी कि हरियाणा के अंदर जिसे जिसे कहते हैं कल्चरल रेनेसा, एक पीरियड हम मान के चलेंगे कि अभी पिछले 10-12 साल से कुछ उसका सुधार हुआ और एक नई पिक्चर हरियाणा के लिए बननी शुरू हुई। और खास तौर पे उस पे एम्फोसिस जो एरिया था वो था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, क्योंकि एक तरह से हम मान के चलते हैं कि अब धीरे धीरे सांस्कृतिक राजधानी बनती चली जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन शायद आप मानते हैं कि एक हमारे पास एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी अवेलेबल हो गया है, जिसको गीता महोत्सव के रूप में जानने लगे। तो आप मेरे ख्याल से इससे कुछ जुड़े भी रहे हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कैसा दृष्टिकोण आपका रहा है, और भारत सरकार में आपकी एक आ, वो भी रही है, इनपुट भी रहा है। तो उस विषय पे मैं कुछ अगर आप बता पाएँ तो बड़ी। कला के क्षेत्र में जहाँ तक हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो केवल हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में भारत सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काम किया था। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें जुड़ करके उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उसका नाम था कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, जी। भारत का सांस्कृतिक मानचित्रण। जी। तो उसकी जो नेशनल कमेटी थी उसका मैं सदस्य था, और उसमें पूरे देश की कल्चरल मैपिंग की जानी थी। जी। और वह मैपिंग कैसे हो,
कोई भी काम हो जब वो प्रारंभ करना होता है तो अनेक प्रकार के चिंतन मंथन के बाद एक मिशन डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो उसके बाद फिर सरकार की बजट की व्यवस्था रहती है, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्टरेट और आगे काम बढ़ाने की बात रहती है। जी। तो उसके प्रथम दिन से ही मैं उसका एक पार्ट रहा और उसको विधिवत लागू कराने तक जी। एक अच्छी भूमिका जितनी हो सकती थी वह मैंने निर्वाह करने का प्रयास किया। जी। और उसकी सफलता कितनी मिली वो हरियाणा के लोग जानते हैं, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट जब पायलट प्रारंभ होता है तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है। तो जब देश में करने की बात आई तो हमने कहा कि हम तो थानेसर में करके देंगे। तो जी। थानेसर की कल्चरल मैपिंग आज से एक 10 साल पहले हुई। हुई, कराई। बिल्कुल हुई, इसमें और कोई उस दो समय के तत्कालीन राज्यपाल माननीय हमारे कप्तान सिंह जी सोलंकी जो सोलंकी जी थे थे। वो उपस्थित थे। जी। और अगर आपको स्मरण होगा तो उस समय भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी भी उपस्थित थे और अन्य पदाधिकारी जो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित होते हैं जी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जी। तो वो सब लोग थे। अनेक जेडसीसी के पदाधिकारी उपस्थित थे। उनके मध्य इसकी कल्चरल मैपिंग हुई थी और वो बड़ी सफल रही थी। बिल्कुल। इसमें यहाँ के सभी कलाकारों का डेटा इकट्ठा किया गया और बिल्कुल। वो ऊपर भेजा गया। और उस समय अपने उद्बोधन का जो प्रारंभ किया था वो उस समय के गवर्नर साहब ने कहा था कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी थानेसर में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका चयन इस नाते किया गया है, ये बड़े हर्ष की बात है। मैंने वहीं से ये शब्द लिए थे, तो मुझे आज भी वो कान में गूंजते, मैं उस तो कार्यक्रम में उपस्थित था। तो उसके बाद फिर प्रयास था कि कुरुक्षेत्र को इस संस्कृति की दृष्टि से और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है कि जो जनमानस इसके बारे में नहीं जानते उन तक बात कैसे पहुंचे हो। तो उसके भी अनेक प्रयास होते रहे और अनेक समय समय पर चाहे उस समय के कल्चरल मिनिस्टर को बुलाने की बात रही हो, चाहे उसके बाद बुलाने की बात रही हो, जी। तो जी। वो निरंतरता वह चल रही है। और गीता जयंती का स्वरूप आपने देखा ही होगा कि जी। वो उस समय से प्रारंभ हुआ और वो आज कितना बढ़ रहा है। और जी। केवल यहाँ नहीं, भारत में ही नहीं, आज दुनिया के अंदर अनेक स्थानों पर गीता जयंती मन रही है। जी। जी। और हमारा तो बहुत प्रबल विश्वास है कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर ठीक प्रकार से गीता जयंती के समारोह होने चाहिए। जी। और इसमें समाज में जिसकी जितनी क्षमता योग्यता है उसके अनुसार उसको सहयोग करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। रामेंद्र जी, मुझे ये भी ऐसा लगता है, आप इससे पता नहीं कितना वो होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चरल इनपुट की बात आती है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो ये एक पैन इंडिया जो सिनेरियो है, वो इंटर स्टेट जो मोदी जी ने, मैंने मुझे ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें कहा था कि जो इंटर स्टेट एक्सचेंज के प्रोग्राम्स हैं और काफी हद तक हो भी रहे हैं, और शायद हमारा आंध्र प्रदेश का हुआ, हमारा कर्नाटक के साथ भी हुआ, और कई देशों के प्रदेशों के जो फेस्टिवल्स हैं या उनके स्टेटहुड डेज जो हैं आजकल दूसरे स्टेट्स में मनाने शुरू हुए हैं, ये उन्हीं की ही पहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बना। पर आप ये जो पैन इंडिया इम्पैक्ट देखते हैं स्टेट्स के ऊपर, उस विषय पे आपका क्या मानना है और वो कितना एक्सपोजर यहाँ के लोगों को या स्टेट के लोगों को देता है, उस विषय पे आपका क्या वक्तव्य है? इसमें थोड़ा गहराई से विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है। जी। क्योंकि कल्चरल मैपिंग करते समय एक बात ध्यान में आई थी, जब मैं संस्कृति मंत्रालय के अनेक विभागों के साथ जुड़ने का मौका मिला जी। तो ध्यान में आया और हमने प्रश्न भी खड़ा किया था कि कल्चरल मैपिंग ये आज क्यों, देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए अब तक ये क्यों नहीं हो गई। हमारे देश में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जेडसीसी नाम की संस्थाएं हैं जो अलग अलग जोन के अंदर काम करती है। और वे अपने अपने जोन में जो उनके कलाकार हैं उन कलाकारों को स्वयं को उनको आगे बढ़ाना और उनकी कला को दूसरे जोन में ले जा करके अवसर प्रदान करना, इसके लिए वो लोग काम करते हैं। परंतु जब इसमें थोड़ा गहराई से विचार किया गया तो ध्यान में आया कि इतने जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक जिस मात्रा में नए कलाकार चुन करके और उनको अवसर देना था, एक को एक बार दिया तो दोबारा दूसरे को मिलता, तीसरे को मिलता, वह न हो करके पुनरावृत्ति होती रही। तो उसके हाँ। कारण से हम लोग जो है ना कदम ताल करते हुए वो एक सीमित रह गए। परंतु अब इस समय जिस हिसाब से चल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से बहुत से नए कलाकारों को अवसर मिल रहा है। हरियाणा के बहुत अंदर भी बहुत बहुत हरियाणा प्लेटफॉर्म कला खुले। परिषद है, उसके माध्यम से मिल रहा है, संस्कृति मंत्रालय के मुझे माध्यम ऐसा से लग मिल रहा है रहा कि है। हाँ, बिल्कुल आपकी तो बात बिल्कुल ठीक ये है। ये बढ़ेगा।
हाँ, सद्भावना भी बढ़ती है आपस में। हाँ, समाज के अंदर ये जो भाषा की बात आती है, तो जब जाएंगे एक दूसरे से मिलेंगे हम तो दूसरे की भाषा सीखेंगे, अपनी भाषा उसको सिखाएंगे, तो लैंग्वेज ये बात बैरियर्स बिल्कुल खत्म होते खत्म हैं। होते हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। रामेंद्र जी, आज आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों से आपने इतनी बात की और इतनी चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को पता लगा। आपका ये बहुमूल्य समय आपने हमारे साथ दिया और हमारे पॉडकास्ट में आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं आपसे समय लेता रहूँगा और सामयिक विषयों पे आ, इस विषय पॉडकास्ट में, सौरभ चौधरी टॉक्स में, आप सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने मुझ जैसे व्यक्ति को इस वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया। और अभी बहुत सारी बातें हैं, निश्चित रूप से हम लोग आगे करेंगे। अभी तो केवल हमने एक पक्ष संस्थान का छुआ है। संस्थान में केवल निबंध प्रतियोगिता और केवल साहित्य का प्रकाशन ही नहीं होता है। संस्थान संस्कृति बोध के लिए एक इतना बड़ा आयाम चला रहा है, जिसमें आज 12 भाषाओं के अंदर 22 लाख विद्यार्थियों ने इस सत्र में भाग लिया है। तो कुरुक्षेत्र से एक इतनी बड़ी गतिविधि चल रही है, तो उस पर और हम लोग एक संस्कृति महोत्सव करते हैं, जो पूरे देश में विद्यालय स्तर से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रीय स्तर तक उसकी प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है। अच्छा। तो ये गतिविधि भी अनेक वर्षों से चल रही है। पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रयागराज में किया था। उससे उससे पहले हम लोगों ने इसमें मथुरा में किया, और अभी ये जो वर्ष बीता है इसमें हम लोगों ने उसको उज्जैन में किया। तो ऐसे सांस्कृतिक महत्व के जो स्थान उनमें करते हैं, और अगला कार्यक्रम हम लोग सीतामढ़ी में करने वाले हैं। तो ऐसे कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से जितने प्रकार के आयाम हो सकते हैं, वो चाहे प्रतिभा प्रदर्शन के हों, चाहे लेखन के हों, या अ, अन्य किसी माध्यम के हों, उसके लिए लेकर के संस्थान काम कर रहा है, आगे करता रहेगा। और हम लोग चर्चा करते रहेंगे, जिससे कि समाज बिल्कुल, को भी बिल्कुल। इन चीज़ों की यस, जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल। और ये उपक्रम हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रारंभ किया है। मैं अपनी शुभकामनाएं भी इसके लिए देता हूँ। बहुत और बहुत धन्यवाद। नमस्कार।